नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के ईपीसी 2 के अंतर्गत यूनिट 2 में हमको पढ़ना है क्षेत्रीय लोक कलाओं एवं शिल्प परंपराओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इंडियन क्राफ्ट ट्रेडिशनल एंड रीजनल फोक आर्ट्स। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको शिल्प के बारे में बता दिया था कि शिल्प क्या होता है, कितने तरह के शिल्प होते हैं, और कला के बारे में भी बात हो गई थी। आज हम जानेंगे लोक कला, क्योंकि कला और लोक कला में अंतर क्या है। और उसके बाद है क्षेत्रीय लोक कला। कला एवं शिल्प के बारे में हमने विस्तार से जाना था पिछले वीडियो में। इसमें हम जानेंगे लोक कला एवं क्षेत्रीय लोक कला। तो चलिए हम अपने विषय को शुरू करते हैं। क्षेत्रीय लोक कला, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रीजनल फोक आर्ट। लोक कला को अंग्रेजी में फोक आर्ट कहा जाता है और क्षेत्रीय को होता है रीजनल, यानी कि रीजनल फोक आर्ट, क्षेत्रीय लोक कला। तो हम लोक कला को शुरू करने से पूर्व पहले भारत के कुछ हम इतिहास को जानते हैं। जैसे कि भारत की जब हम संस्कृति के बारे में पढ़ाई करते हैं या संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत में चार तरह की संस्कृति जो है पल्लवित होती रही, यानी कि हमेशा से रही है। पहली संस्कृति है आर्यनक आदिवासी संस्कृति, यानी कि वैसे लोग जो जंगलों में रहा करते थे। अभी भी बहुत ऐसी जनजातियां हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग आर्यनक आदिवासी संस्कृति बोलते हैं, वो अभी भी जंगल में ही रहते हैं। दूसरा होता है मैदानी भाग की कृषि संस्कृति, वैसे लोग जो मैदानी भागों में रहते थे, कृषि करते थे, उनकी संस्कृति। और तीसरा था पर्वत श्रृंखलाओं की संस्कृति, यानी कि जो पर्वतों में गुफाओं में रहते थे। और चौथी है निश्चित संस्कृति, यानी कि जो कहीं अपना निवास स्थान कंप्लीट कर लिए थे, पूर्ण कर लिए थे। तो ये चार संस्कृति जो है, जो कि भारत में हमेशा से पल्लवित होती रही है। हमको चारों संस्कृति का नाम याद रखना है। पहला आर्यनक आदिवासी संस्कृति, मैदानी भाग की कृषि संस्कृति, पर्वत श्रृंखलाओं की संस्कृति और निश्चित संस्कृति। ये चार संस्कृति है जो भारत में हमेशा से ही रही है। तो जब कला की बात आती है तो कला का विकास वहीं होता है जहाँ पर किसी व्यक्ति का निवास होता है, जहाँ पर मनुष्य रहते हैं। तो जब चार तरह की संस्कृति भारत में थी तो निश्चित है कि जब लोक कला का विकास भी इन्हीं चारों संस्कृतियों से हुआ है। तो इन सभी सांस्कृतिक क्षेत्रों में लोक कला का भरपूर विकास हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार जो संस्कृति है, इन्हीं चारों सांस्कृतिक क्षेत्रों में लोक कला का जो है विकास हुआ है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के रूप संयोजन के साथ जीवन के समावेश का भी बाहुल्य मिलता है। यदि हम प्रागैतिहासिक चित्रकला को देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि उस समय भी बहुत ऐसे चित्र बनाए गए हैं। जितनी भी संस्कृतियाँ थी, चार संस्कृति थी, तो जो जहाँ रहते थे वहाँ पर चित्र का निर्माण करते हैं, जो कि हमें प्रागैतिहासिक चित्रकला के रूप में आज भी प्राप्त होता है, जिसमें हमको जीवन के समावेश का, वो अपने जीवन को किस ढंग से समावेश किया है, किस ढंग से स्थापित किया है, उसका हमको अंकन प्राप्त होता है। आदिम अवस्था में मनुष्य अपने सौंदर्यपरक क्रियाकलाप को जीवन के अन्य कार्यों से अलग नहीं रखता था। यहाँ पर बात है सौंदर्यपरक, यानी कि खूबसूरती। अपने हर इंसान की अपनी एक इच्छा होती है कि खूबसूरत दिखना, सौंदर्यपूर्ण दिखना।
तो उस आदिम अवस्था में भी मनुष्य की जो सौंदर्यपरक क्रियाकलाप थी उससे वो अलग नहीं था, जैसे कि वर्तमान में है। यदि वर्तमान में आप देखिएगा तो हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, उस समय भी वो प्रतिक्रिया थी। तो उसके लिए कला उसके जीवन का अभिन्न अंग थी, क्योंकि जब इंसान को सुंदर दिखना है तो उसके लिए कला एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करती है। तो उस समय क्या था, कला था, तो कला उसका अभिन्न अंग था उस समय भी। तो वो लोग कला की प्रस्तुति कहाँ करते थे, गुफाओं की छतों और दीवारों पर। उस समय प्रागैतिहासिक काल में लोग गुफा के अंदर रहते थे, तो चित्र भी वो गुफा की दीवारों और गुफा की छतों पर बनाए हैं, जो कि हमें आज भी प्राप्त होता है। अनेक पहाड़ियों, अखेट, पशुपालन तथा अन्य जीव आकृतियों, पशु पक्षी, मानव कृतियाँ, युद्ध, धनुधारी, अश्वारोही, हस्तारोही, नाव यात्रा, नाच गान और देव आराधना के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। यदि हम उन चित्रों का अवलोकन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि वहाँ पर पशु पक्षी, मानव कृति, अश्वारोही, नाव यात्रा, नाच गान, देव आराधना, हर तरह के चित्रों का निर्माण किया गया है। और ये चित्र तत्कालीन संस्कृति और कला को प्रकट करते हैं। उस समय की संस्कृति क्या थी, हमको उन चित्रों से दो चीज़ प्राप्त होता है, एक वहाँ की संस्कृति और दूसरी कला, क्योंकि चित्र के माध्यम से ही हम संस्कृति और कला को समझ सकते हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ जब सभ्यता का विकास होते गया तो भारत की पहली सभ्यता थी जिसको बोला जाता है हड़प्पा संस्कृति। आप सभी भी इतिहास में पढ़ते होंगे हड़प्पा संस्कृति। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम इतना आज कैसे जान पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई है। जैसे वहाँ से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, दाढ़ी वाले ध्यानी मनुष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, हमें बहुत सारे मृदभांड प्राप्त हुए हैं, चित्रित मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस समय कला कितनी उन्नत थी। तो जब हड़प्पा संस्कृति आता है तो उस समय हमको क्या क्या प्राप्त होता है, वस्तुओं, पात्रों, मृदभांडों एवं मुद्राओं पर भी चित्रों का अंकन मिलने लगा। मुद्राओं का अर्थ होता है सिक्का। वहाँ से बहुत सारी मुद्राएं भी प्राप्त हुई जिस पर हमें चित्रों का अंकन मिलता है हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति को ही सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोला जाता है, सिंधु सभ्यता। इसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं और हड़प्पा संस्कृति इसको बोला जाता है, जहाँ पर मुद्राओं पर विभिन्न पशु के चित्र मिलते हैं। धर्म, उत्सव, पूजा पाठ से संबंधित चित्र भी हमें प्राप्त होते हैं। यदि हम हड़प्पा संस्कृति की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वहाँ पर जो वहाँ से मुहरें प्राप्त हुई है, जो मुद्राएं प्राप्त हुई है, वहाँ पर विभिन्न पशु के चित्र, धर्म, उत्सव इत्यादि के भी चित्र प्राप्त होते हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं कि कला जो है मानव के साथ ही जन्म लिया है। मानव ने धरती पर आँख खोली तब से ही कला का विकास इसके साथ चलता रहा। तो हम बात करें लोक कला, क्षेत्रीय लोक कला, ये तो हुई कला की बात है। अब क्षेत्रीय लोक कला का अर्थ, मीनिंग ऑफ रीजनल आर्ट, आखिर क्या अर्थ है लोक कला का, क्षेत्रीय लोक कला किसे कहते हैं। तो लोक मन अथवा जन जीवन की अभिव्यक्ति ही लोक कला है। ये सबसे सटीक आंसर आपका है। लोक मन अथवा जन जीवन की अभिव्यक्ति ही लोक कला है। जो भी जन जीवन के मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन विचारों को, उन भावों को अगर वो प्रस्तुत कर रहा है, वही लोक कला है। लोक कलाएँ प्रदर्शनकारी लोक धार्मिकता से जुड़ी होती है। लोक कलाएँ जो होती है, जो अधिकतर लोक कलाएँ जो है धर्म से जुड़ी रहती है, धर्म के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। ये गाँवों, कस्बों, आदिवासी क्षेत्रों में खूब प्रचलित है। लोक कला का अधिकतर विकास जो है गाँवों में और आदिवासी क्षेत्रों में होता है।
जिसमें हम कोई त्योहारों पर या कोई फेस्टिवल के अनुसार हम वैसी आकृतियाँ का निर्माण करते हैं। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि जन साधारण में परंपरागत रीति से स्थानीय सामग्री के द्वारा देसी औजारों की सहायता से अपने खुद के हाथों से जो सुंदर सौंदर्यपूर्ण वस्तुएं तथा सामग्रियां उपयोग के लिए बनाई जाती है, उन सबका समावेश लोक कला में होता है। हमें लोक कला से निर्मित चित्र बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। जो आसपास जो देसी औजार की जो भी आसानी से प्राप्त हो जाए और खुद के हाथों से, इसके लिए हम कोई बाकायदा ब्रश नहीं लाते हैं, हम खुद के हाथों से ही जो भी चीज़ें हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, जो भी सामग्रियाँ स्थानीय सामग्रियाँ प्राप्त हो जाए, उसी से ही लोक कला का निर्माण किया जाता है। इन सब का समावेश हमको लोक कला में देखने को मिलता है। एक राइटर हैं शैलेंद्र नाथ डे, उन्होंने लोक कला को परिभाषित किया है। उनके अनुसार लोक कला जन सामान्य विशेषतः ग्रामीण जनों की सामूहिक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। शैलेंद्र नाथ डे के अनुसार लोक कला क्या है? जन सामान्य विशेषकर ग्रामीण जनों की, जो भी लोग गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनकी भावों की अभिव्यक्ति है, उनकी अभिव्यक्ति है ग्रामीण जनों की, उससे हम लोग लोक कला कहते हैं। प्रोफेसर विजय कुलश्रेष्ठ, इन्होंने भी लोक कला को परिभाषित किया है। इनके अनुसार लोक कला में सभी कलाओं को सम्मिलित मानते हैं। प्रोफेसर विजय कुलश्रेष्ठ क्या करते हैं, वो जितनी भी कला हैं, इनका मानना है कि लोक कला में सभी कलाएं सम्मिलित हैं, जिसमें परंपरागत अहम चैतन्य का भाव, एक लोक मानसिकता के तत्व निहित होते हैं, जो उसे कला से लोक कला बनाते हैं। इनके अनुसार क्या होता है, जो परंपरागत है, जो भी ट्रेडिशनल के रूप में चला आ रहा है, उसमें एक अहम चैतन्य का भाव रहता है, जो कि एक मानसिकता के तत्व उसमें छिपे होते हैं, जो कि उसे उसे कला से लोक कला के रूप में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद जब मानव खेती करने लगा और भी विकास हुआ, तो उसकी कला में स्थिरता आई और उसी समय लोक भावना का उदय हुआ। लोक कला की उत्पत्ति के कुछ आधार हैं। जब मानव और विकसित कर गया, जब वो खेती बाड़ी करने लगा, विभिन्न तरह की चीज़ें बनाने लगा, तो उस समय ही लोक भावना का उदय हुआ। कई तरह की भावनाएं मनुष्य के अंदर जागृत होने लगी। भावनाएं जैसे कि हम सूरज को देखते थे, चांद को देखते थे, तो उनको भगवान मान लिए, उनकी पूजा करने लगे। धार्मिक भावनाएं हुई, कुछ अंधविश्वास आया, रात में लोग डरते थे, तो कई तरह की भावनाएं जागृत होने लगी और उसी भावनाओं से लोक कला को भी और बढ़ावा मिला। तो हम बात करते हैं कि जब लोक कला के उत्पत्ति के कुछ विशिष्ट आधार हैं, वो कौन कौन से आधार हैं जिससे कि लोक कला को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। पहला आधार है धार्मिक भावनाएं। धार्मिक भावनाएं का अर्थ हुआ कि हम धर्म से रिलेटेड, धर्म से संबंधित कोई चित्र का निर्माण करते थे, यानी कि पेंटिंग बनाते थे, तो लोक कला का विकास इसमें हुआ। दूसरा अंधविश्वास, अंधविश्वास की वजह से भी बहुत सारी पेंटिंगें का निर्माण किया गया। और इसके साथ था तीसरा कारण है भय निवारण। जब इंसान को भय लगता है, जब इंसान को डर लगता है, तो उसके निवारण के लिए वो बहुत सारे उपाय करता है। तो भय निवारण के लिए भी चित्रों का निर्माण किया जाता था। और इसके अलावा अलंकरण प्रवृत्ति और जातिगत भावनाओं की रक्षा। अलंकरण प्रवृत्ति, इंसान की एक प्रवृत्ति रही है अलंकरण की, डेकोरेटिव करने की, सजावट की। तो अलंकरण प्रवृत्ति और जातिगत भावनाओं की रक्षा, हम एक जातिगत एक भावना बना लेते हैं कि मेरी जाति में, मेरे कास्ट में ऐसा अंकन किया जाएगा, तो उसकी रक्षा के लिए भी हम लोग लगातार लोक चित्रकला का निर्माण करते गए।
अब आगे जानते हैं क्षेत्रीय लोक कला की विशेषताएं। वैसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो कि हमको क्षेत्रीय लोक कला में दिखाई देती है, कैसे हम लोक कला को पहचान सकते हैं, वो विशेषताएं कौन कौन सी है। तो हम इस पर बात करते हैं कि लोक कला की विशेषताओं का वर्णन करने से पूर्व यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि लोक कला में लोक चित्रकला का विशिष्ट और प्रमुख स्थान है जो अनेक विशेषताओं से युक्त है। जब यहाँ पर लोक कला की बात आती है तो लोक कला में वो सारी कलाएं आ जाती है जो कि इसके अंदर समाहित है, जैसे कि लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाटक और लोक चित्रकला। तो जब लोक कला की बात आती है तो लोक कला के अलावा लोक चित्रकला जो है सबसे विशिष्ट स्थान रखता है। जैसे कि यदि आपको याद होगा तो मैंने कला वाले सेक्शन में आपको बताया था कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक हमको श्लोक मिलता है। उस श्लोक में लिखा हुआ है कला नाम परवरम चित्रम, यानी कि चित्रकलाओं में, यानी कि सभी कलाओं में चित्रकला सर्वश्रेष्ठ है। उसी तरह लोक कला में भी जब हम लोक कला की बात करते हैं तो लोक कला में चित्रकला जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो इसका क्या क्या विशेषता है। पहली इसकी विशेषता यह है कि लोक कला का निर्माण लोको प्रयोग के लिए होता है, यानी कि ये क्षेत्रीय विशेष में होता है, लोको प्रयोग के लिए इसका निर्माण किया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, लोक कला सरल और सादगी पूर्ण होती है। लोक कला क्या होती है, सिंपल होती है, साधारणता होती है। इतना सिंपल रहता है कोई भी व्यक्ति आसानी से इसका निर्माण कर सकता है। लोक कला का निर्माण के लिए हमको विशेष कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ा सी मेहनत से हम लोक कला का निर्माण कर सकते हैं। और लोक कला में कुछ अस्पष्टता भी दिखाई देती है क्योंकि यह ऊपरी सूझबूझ तथा सहज उपलब्ध सामग्रियों से निर्मित होती है। यहाँ पर अस्पष्टता का अर्थ यह हुआ कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में आप कंप्लीट नहीं दिखती है, वो उसमें कुछ अधूरापन लगता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ अस्पष्टता है, पेंटिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। वो ऐसा इसलिए होता है कि ऊपरी सूझबूझ तथा सहज उपलब्ध सामग्रियों से ही इसका निर्माण होता है। जो भी सामग्री हमें प्राप्त हो गई, हमें ब्रश नहीं मिला तो हम कपड़ा से ही पेंटिंग कर लिए, या फिर हाथ की उंगली से ही हम पेंटिंग कर लेते हैं। तो जो भी सामग्रियाँ हमें प्राप्त होती है उसी से ही लोक कला का निर्माण किया जाता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि इसमें अस्पष्टता हमें दिखाई देती है। इसका कारण यह है क्योंकि यह ऊपरी सूझबूझ तथा सहज उपलब्ध सामग्रियों से ही निर्मित होती है। चौथी इसकी विशेषता यह है कि लोक कला पर स्थानीय कारकों और तत्वों का प्रभाव होता है, यानी कि ये क्षेत्र विशेष की कला है तो जो भी स्थानीय कारक और तत्व जो होते हैं उनका प्रभाव भी हमें लोक कला पर दिखाई देता है। हम जिस क्षेत्र विशेष में चले जाएं वहाँ के कुछ ट्रेडिशनल चीज़ जो वहाँ क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं उसका प्रभाव हमें लोक कला में दिखाई देता है। इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों की लोक कला में हमें भिन्नता पाई जाती है। यदि आप लोक कला को देखने के लिए निकलते हैं तो आप जिस एरिया में जाइएगा वहाँ की लोक कला में आपको भिन्नता प्राप्त होगी। यदि हम मधुबनी लोक कला को देखें, मंजूषा लोक कला को देखें या फिर टिकुली लोक कला को देखें, तीनों में हमको भिन्नता दिखाई देती है। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों की लोक कला में हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है। ये इसकी चौथी विशेषताएं हैं। हम यदि पांचवी विशेषता की बात करें तो भारतीय जाति व्यवस्था के कारण स्थानीय लोक कलाएं अपने कुटुंबों में परंपरा अनुसार आज तक सुरक्षित है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हम मधुबनी पेंटिंग को ले सकते हैं।
क्योंकि मधुबनी पेंटिंग में ये परंपरा रही है, क्योंकि ये जाति व्यवस्था के कारण क्या हुआ है कि लोक कला अपने कुटुंबों में यानी कि अपने परिवारों में आज तक सुरक्षित है। मधुबनी चित्रकला में ही होता, अगर कोई घर के बुजुर्ग पेंटिंग कर रहे हैं तो परंपरा रही है कि उसके बेटी या उसका बहू भी उस परंपरा का निर्वहन करेंगे। तो इसी कारण से हमें जाति व्यवस्था कह सकते हैं या लोक कला जो है आज तक भी हमें सुरक्षित मिलती है। एक परिवार से दूसरे परिवारों में इसका स्थानांतरण होता है। इसके लिए कोई बाकायदा हम कहीं ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, कहीं प्रशिक्षण नहीं लेते हैं, वो बस घर से ही हम लोक कला को सीखते जाते हैं। तो ये एक परंपरा रही है लोक कला की। इस परंपरा के कारण होता क्या है कि लोक कला के विकास की गति जो है बहुत धीमी होती है। धीमी होने का वजह क्या है? क्योंकि ये एक परिवार से दूसरे परिवार में हस्तांतरित होती है, जिसलिए इस लोक कला के विकास की गति जो है वो धीमी होती है, यानी कि स्लो होती है। लोक कला धर्म तथा अलौकिक भावनाओं और अंधविश्वासों से बहुत प्रभावित है। लोक कला में होता क्या है? धर्म, अलौकिक भावना और अंधविश्वास, इसी के अनुरूप ही पेंटिंग का निर्माण किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ इसमें समाहित रहता है, लोक धर्म, अलौकिक भावना और अंधविश्वास। इन सब से प्रभावित होकर ही लोक कला का निर्माण किया जाता है। इसकी अगली विशेषता है, लोक कला के मुख्य 3 उद्देश्य हैं। इसका 3 उद्देश्य होता है लोक कला का। पहला उद्देश्य है अनुष्ठात्मिक, अलंकारिक और कौशलार्थ। ये 3 इसकी विशेषता मानी गई है। एक अनुष्ठा के अनुसार यानी कि पूजा पाठ के लिए हम इसका निर्माण करते हैं। दूसरा होता है अलंकारिक यानी कि डेकोरेटिव के लिए हम इसका निर्माण करते हैं। तीसरा होता है कौशलार्थ यानी कि अपने कौशल को दिखाने के लिए भी इसका निर्माण होता है। लोक कला में इसकी अगली विशेषता है, लोक कला में चित्रांकन एवं रंग योजना उत्पन्न सरल और सूक्ष्म होती है, यानी कि माइक्रो होती है। लोक कला में चित्रांकन, पेंटिंग और रंग योजना जो होती है बहुत ही सरल, सिंपल और सूक्ष्म होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हम रंग का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत ही कम सामग्री से इस पेंटिंग का निर्माण किया जाता है। इसकी अंतिम विशेषता है कि लोक कला धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक सभी पहलुओं की समृद्धि के लिए चित्रित की जाती है। लोक कला के चित्रण के पीछे उद्देश्य यह है कि ये धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसका चित्रण किया जाता है लोक कला का। यदि हम क्षेत्रीय लोक कला के कुछ उदाहरणों की बात करें तो हमें बहुत सारे उदाहरण प्राप्त होते हैं। जैसे कि उत्तर भारत में, यदि हम उत्तर भारत की रुख करें तो वहाँ पर गोवर्धन पूजा के समय गोबर की मूर्ति बनाना। उत्तर भारत में जब गोवर्धन पूजा होता है तो प्रत्येक गांवों में, प्रत्येक घरों में गोबर से गोवर्धन जी की मूर्ति बनाई जाती है, उनकी प्रतिमा बनाई जाती है गोबर से। ये उत्तर भारत में एक विशेष परंपरा रही है। अभी आप जो स्क्रीन पर जो मूर्ति देख रहे हैं वो गोबर से बनाई गई है और ये गोवर्धन भगवान की है। तो ये परंपरा उत्तर भारत में लगभग प्रत्येक गांवों में, प्रत्येक घरों में बनाई जाती है। इसके अलावा दूसरी लोक कला क्या उदाहरण है, उत्तरांचल में कार्तिक मास में शिव एवं उनके परिवारों की मूर्तियां बनाना। उत्तरांचल के एरिया में कार्तिक मास में शिव और उनके परिवारों की मूर्तियां बनाई जाती है। बंगाल में उत्सव एवं पूजा के समय महिलाओं द्वारा उंगलियों से सुंदर अल्पना बनाना। बंगाल में कोई भी पूजा, कोई भी उत्सव होता है तो वहाँ की महिलाओं के द्वारा हाथों की उंगलियों से सुंदर अल्पना का निर्माण किया जाता है। और बिहार के मधुबनी चित्र
बिहार के जो मधुबनी चित्रकला है जो अभी विश्व प्रसिद्ध है, वो भी एक लोक कला के उदाहरण है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में चौका पूर्णा, साझी, करवा चौथ और अहोई के अवसर पर भित्ति चित्रकला का निर्माण किया जाता है, उनका चित्रांकन किया जाता है। यह हो गया उत्तर प्रदेश की बातें। तो यहाँ पर हम जाने कि बिहार के मधुबनी चित्र जो है लोक कला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस वीडियो में हमने जाना क्षेत्रीय लोक कला के बारे में। क्षेत्रीय लोक कला क्या होती है, कितने प्रकार की है। हम अगले वीडियो में जानेंगे वो कौन कौन सी क्षेत्रीय लोक कलाएँ हैं जो आपके क्षेत्र विशेष में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कुछ का नाम हम बता देते हैं, जैसे कि एक का यहाँ पर मेंशन है बिहार का मधुबनी चित्रकला, दूसरा है भोजपुरी चित्रकला, और उसके बाद आता है मंजूषा चित्रकला, टिकुली चित्रकला। इन सब के बारे में हम विस्तार जानेंगे और इसका निर्माण कैसे किया जाता है ये भी हम सीखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।